50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है बिजली के बिलों की मद में, और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उन सार्फिन को कि जो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या अनप्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, वो सब्सिडी उन सब लोगों के लिए है और उनकी बिजली के बिलों में कभी वाक़ होगी। और वो डेवलपमेंट साइड का बजट काट के तो उसको पूरा किया गया है। इस दफ़ा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP बनाया गया, 200 अरब रुपए की कटौती की गई ताकि इजाफी टैक्सेस ना आवाम को देने पड़े। तो देखिए, होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से जो है वो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम इस्लाहात किए जा रहे हैं FBR से लेके तो प्राइवेटाइजेशन तक। और ये सब्सिडीज़ में भी जो इजाफा हुआ है बिजली की, ये इसीलिए किया गया है कि आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो क्या ही अच्छा होता कि आपके एक सेनेटर भी मौजूद हैं, इस पे बात करते, आके बैठ जाते। हम तो, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो हम एक मुज़ाकराती टीम इस पर तश्कील देने को तैयार हैं और हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है। तो हमारा तो एजेंडा है ही इस मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना। हम जब 2018 में छोड़ के गए, 2018 से 22, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं और हकीकत पे मबनी बता दूं। महंगाई 4% थी 2018 में, बिजली 8 रुपए फी यूनिट थी, आपकी जो शरह नमू है वो 6% के ऊपर थी। 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई और कर्जों के अंबार लगाए एक ऐसे शख्स ने जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल करके एक बहुत बड़े ग्रुप को फ़ायदा दे गया, जो तोशाखाना की घड़ियां बेच के अरबों रुपए घर ले गया, जो इतना नुकसान कर गया कि जिस चीज़ को उसने हाथ लगाया उसने तबाही की है। तो देखिए, बात यह है कि हमेशा बिगाड़ पैदा दूसरे करें और हम आके ठीक करें। तो इस वक्त बहुत संजीदगी से वज़ीर-ए-आज़म साहब 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, मुआशी इस्लाहात का जो एजेंडा है वो उनकी अवलीन तरजीह है। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें इसके अंदर। आप एक मुदब्बर शख्स हैं, आप बैठें, हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। खुदा करके इस मुल्क को देखें, डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ा जान जोखों का काम था। बैठे बैठे, आप तो उस प्रोसेस का पार्ट नहीं थे, मगर मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हम खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे कि जी ये कल को फ़लाँ मुल्क बन जाएगा, यहाँ एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होंगी लोगों की कैश विड्रॉल्स के लिए, लूटमार होगी सड़कों के ऊपर, एयरलाइंस नहीं आएंगी, LCयाँ नहीं खुलेंगी। उस सिचुएशन को अल्लाह ताला के फजल से, उस रब की ज़ात ने मदद की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम आज बैठे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। वरना तो IMF को लेटर लिखे जा रहे थे, IMF की डील को सैबोटाज किया जा रहा था। तो डिफ़ॉल्ट से बचा तो उसके समरात क्या आए? जो हम एक बुनियाद रख के गए थे, रुपये की कदर इतनी गैर मुस्तहकम थी कि कभी 300 कभी 320, जो बेचारे एक्सपोर्टर्स थे उनको समझ नहीं आती थी कि करें क्या और किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स होना बंद हो गए थे, LCयाँ खुलना बंद हो गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है, अगर रुपया मुस्तहकम हुआ है तो उसकी बुनियाद PDM के दौर में रखी गई कि डिफ़ॉल्ट से बच गए, रुपया मुस्तहकम हो गया, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ। उसमें आर्मी चीफ की बड़ी काविश शामिल है, इंटरिम गवर्नमेंट ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया। जो बुनियाद PDM दौर में रखी गई उसको आगे बढ़ाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि रुपया भी मुस्तहकम है, महंगाई में कमी भी जो है पिछले साल के मुकाबले में 23% से 11% के ऊपर हम आए हैं, और बिजली पे भी सब्सिडी इस दफ़ा दी है। तो बात यह है कि 20-20 घंटे जो काम हो रहा है और दोस्त ममालिक के साथ जो हमारे रवाबित बढ़े हैं, ताल्लुकात आगे बढ़े हैं और सरमायाकारी के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो उसमें बड़ी काविश है मौजूदा हुकूमत की। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, आप बताएं। और IMF का मुआहदे की जो मैं जिक्र कर रहा था, देखिए ये बड़ी मुश्किल से मामलात को तय करके तो IMF का मुआहदा तय हुआ है, जिसमें अब आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेज़ी है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड IT एक्सपोर्ट्स हुई हैं इस मुल्क से।
تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے، اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کا آخری معاہدہ ہو، جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں، یو مور دین ویلکم، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور سڑکیں بلاک کرنا، دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان، سیکیورٹی فورسز، پولیس، رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں، پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو، اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب، میں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی، آپ کے تحفظات سنے گی، اور جو رہنمائیاں فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں، جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے، جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہے، ہم نے بجٹ پاس کیا ہے، تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ایک اچھے ماحول میں معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی، آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں. اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے، اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے مشکل ہوگی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملکی مفاد میں پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر. اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے